बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में हर जानिब बहरान है, हर जानिब लोग परेशान नजर आते हैं, हर जानिब हुकूमत बेबस नजर आती है। कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, और अब हम देख रहे हैं कि गन्ने के काश्तकार गन्ने की कीमतों के हवाले से एहतजाज करते नजर आते हैं। ये मामला हर साल क्यों होता है? क्यों हर साल शुगर मिल्स और गन्ने के काश्तकार आमने सामने होते हैं? क्यों गन्ने के काश्तकारों को उनका मुआवजा ठीक वक्त पर नहीं मिलता? क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं? क्यों अवाम एहतजाज की तरफ जाते हैं? आखिर हुकूमत किधर है? इंसाफ के नाम पर कायम हुकूमत कब तक लोगों के इस्तेहसाल को रोक नहीं पाएगी? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि गन्ने के मामले पे हर साल तनाजा क्यों होता है कि जब कैन कमिश्नर भी मौजूद है, कैन कमिश्नर क्या अपना काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे रहा? तमाम चीजों का जायजा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है इस्माइल राऊ साहब, सिंध के वजीर ज़राअत है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राऊ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राऊ साहब, सिंध में गन्ने की खरीदारी, गन्ने की खरीदो फरोख्त और शुगर मिल्स के दरमियान सिंध हुकूमत किस तरीके से फाल किरदार अदा कर रही है? क्या कर रही है सिंध हुकूमत के गन्ने के काश्तकारों को ठीक रेट मिले? क्योंकि एहतजाज तो हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर भी हो रहा है, सिंध के अंदर भी गन्ने का काश्तकार बेचैन है। देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ सूबाई हुकूमतें करती हैं वो एक मिनिमम प्राइस गन्ने की तय करती हैं कि जी ये मिनिमम प्राइस जो है वो गन्ने की है। जैसे इस साल हमने गन्ने की मिनिमम सब जो प्राइस दी हुई है वो 202 रुपये, पंजाब ने 200 रुपये दिए, हमने 202 रुपये दिए। इससे कम पे कोई भी शुगर मिल वाला ग्रोअर से ख़रीद नहीं सकता, लेकिन उससे ज़्यादा ख़रीदने पे जो है वो कोई पाबंदी नहीं होती है। ओपन मार्केट है, आपको पता है इसमें। तो फिर मुख्तलिफ जो मिल्स हैं वो अपना अपना रेट पे ख़रीदती हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 सालों से जो है 3 सालों से काश्तकारों को जो है वो गन्ने की सही कीमत मिल रही है और काश्तकार इसमें खुश है। और जहाँ तक इस साल का सवाल है तो एवरेज जो मैं समझ रहा हूँ कि 200 रुपये से लेके 250-300 तक गन्ना गया है, गन्ने की खरीदारी हुई है। 250 तक एवरेज गया होगा जो मेरी इतलात हैं। अब वो ज़ाहिर है आखिरी टाइम पे फिर कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत आखिरी जो टाइम होता है उसमें गन्ना कम बचता है तो और मिलों के आपस में कंपटीशन होती है शुगर मिल्स वालों की, तो वो ख़रीदते हैं। लेकिन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज 250 रुपये से उसका ऊपर नहीं गया इस साल गन्ने की खरीदारी का। अच्छा राव साहब, आपका एक तजिया भी चाहिए होगा। पंजाब में कैन कमिश्नर के हवाले से कहा जा रहा है कि उसने गन्ने की क्रशिंग में इतना ताखीर कर दी कि अब गन्ने का रेट जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गया, यानी कि उसके ऊपर शुगर मिल्स जो है वो सारे जिम्मेदार कैन कमिश्नर को करार दे रही हैं। एक तो सिंध की सूरत हाल बताइएगा कि सिंध में आप लोगों ने किस तरीके से इस चीज को मैनेज किया है? जो पंजाब में एक डिजास्टर हमारे सामने आ रहा है, पंजाब में एक शोर मच रहा है और हुकूमत ये कह रही है कि अब हम जो है वो चीनी मंगवा भी लेंगे क्योंकि पाकिस्तान में चीनी बहुत महंगी पड़ेगी, खाम चीनी मंगवा कर देंगे शुगर मिल्स को, जिसको प्रोसेस करके वो आगे बेचेंगी। तो ये सूरत हाल पंजाब में क्यों आई है, इसके ऊपर आपका तजिया भी चाहिए होगा। और खासतौर पर सिंध में सूरत हाल को किस तरीके से आप लोगों ने कंट्रोल किया है? देखिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो जहां तक चीनी की कीमत का तहलीक है तो वो तो आपको पता है कि पिछले अब अगर हम कहें कि जी ये गन्ने की कीमत की ज्यादा की वजह से हुआ है, तो अगर आपको याद हो तो जो 2018 और 19 यानी जो सीज़न थी, क्रशिंग सीज़न थी, जो इस हुकूमत का पहला साल था, और उसमें मुझे अभी तक भी जहन में है कि जब हम अक्टूबर में पहली कंट्रोल बोर्ड जो होता है शुगर केन का प्राइस का जो हम उसकी कीमत तय करते हैं, जिसमें ग्रोअर्स भी होते हैं, मिल ओनर्स भी होते हैं, सब होते हैं, तो उसमें जो एवरेज उस वक्त एक्स मिल रेट का आ रहा था, यानी अक्टूबर 2018 में जब हम 18 और 19 की कीमतें मुकर्रर करने जा रहे थे तो उस वक्त चीनी की एक्स मिल रेट का जो एवरेज आ रहा था वो 46 रुपये से 49 रुपये आ रहा था। यानी 46 से 46 से 49 के दरमियान एक्स मिल रेट था, जिसमें 1-2 रुपये अगर आप इजाफा कर दें तो वो लगा के जो है वो 50 और 51 रुपये की तकरीबन आप समझ लें कि 50 रुपये के दरमियान तक जो है वो चीनी की कीमत थी। लेकिन और गन्ना भी जो था वो मतलब उस 192
उस साल हमने दिया था 182 था, बल्कि 182 था उस साल हमने बढ़ाया भी नहीं था, इसलिए जो पिछले 3-4 सालों से जो गन्ने की कीमत चल रही थी 182, उस साल हमने गन्ने की कीमत 180, पंजाब ने 180 रखी थी, हमने 182 रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्रशिंग सीजन जैसे ही खत्म हुई और चीनी आसमानों पे पहुंच गई, चीनी जाके जो 50 रुपए की चीनी थी वो जाके 80 रुपए तक उसी सीजन में, जबकि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी थी बल्कि 200 के से कम एवरेज था, ज्यादा नहीं था जो शुगर मिल्स वालों को खरीदारी हुई। लेकिन इसलिए कि वो जो इस वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, जो इनकी माफियाज हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने तमाम तर शुगर मिल्स की कीमत जो शुगर थी वो खरीद के स्टॉक करके होल्डिंग करके फिर जब किल्लत आ गई तो फिर बाहर निकाल के उन्होंने अरबों और खरबों रुपये बनाए। इसी साल यही हो रहा है, हर साल 18-19 में ये हुआ, 19-20 में ये हुआ, अब ये 20 और 21 का साल है। आप देख रहे हैं कि अभी फिर क्या हो रहा है, अभी जो बातें चल रही हैं वो पता नहीं। अच्छा राउत साहब, आप ये समझते हैं कि पंजाब खास तौर पर और वफाकी हुकूमत जो है वो किसी न किसी सतह पर अपनी नाअहली या अपनी जो है वो सरफे नजर करने की वजह से जो है वो इस सारे के अंदर एक बहरान पैदा करती हैं, क्योंकि लोग तो हमेशा पिस रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चीन की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। इस मैकेनिज्म में आप कहां समझते हैं कि हुकूमत वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो उसकी गलती हो सकती है? देखें, चीनी की कीमतें हैं, गंदम की कीमतें हैं, आटे की कीमत आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये हुकूमत जानबूझ के इसके जो लेफ्ट राइट इस हुकूमत के ATM मशीनें हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो सारा उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए, बेनिफिट तो क्या, अगर कारोबार में जो मुनाफा और जायज़ मुनाफा वो तो खैर ठीक है, हर कारोबार करने वाले का राइट होता है, हक होता है, लेकिन ये जो लूटमार है, आप गंदम के अंदाजे से लगा लें कि पंजाब के अंदर तकरीबन 1,94,00,000 टन मेट्रिक टन गंदम पैदा होती है और पंजाब की जो कंजम्पशन है वो है 11 लाख टन एक महीने की, और 2 महीने के बाद गंदम नहीं होती, और फिर वो यानी कि हुकूमत के जो करने का काम है वो नहीं हो रहे होते, चीनी की कीमत बढ़ जाए, आटे की कीमत बढ़ जाए, जो भी बढ़ जाए, इनका वतीरा हो गया कि जी ये सिंध हुकूमत की वजह से हुआ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ, ये जी अपोजिशन की वजह से हुआ। तो ये सारा तरीका जो गंदम में इख्तियार किया गया। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो गायब, सस्ता हुआ तो गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, जो आया बाहर से आया या जो हमारी पैदावार हुई वो कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं है। और जब महंगा हुआ तो वही पेट्रोल 12 घंटे के अंदर अंदर तमाम फिलिंग स्टेशंस पे जो था वो पेट्रोल मौजूद था 12 घंटे के बाद, इसलिए कि वो रेट जो माफिया थी उन्होंने रेट जो है। तो ये अगर जिस हुकूमत का प्रिंसिपल ही ये हो कि जी रेट बढ़ाओ ताकि अवेलेबिलिटी जो अद्वियात के साथ किया गया, अब जो जीने मरने का मसला है इंसानी जिंदगी के लिए, आपको पता है कि जी अद्वियात की इतनी आप 200-300% एकदम जो जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं, बहुत ही एसेंशियल, तो उनकी भी कीमतें बढ़ा देते हैं 200%, 300%। और फिर जो सबब पूछा जाता है, अपोजिशन पूछती है, अवाम पूछते हैं, लोग पूछते हैं, मीडिया पूछता है कि भाई ये क्या जुल्म किया है आप लोगों ने, तो वो कहते हैं कि जी इसलिए कि शार्टेज हो गई थी, नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने कीमतें बढ़ा दी ताकि मार्केट में आ जाए। अगर यही वो आप समझते हैं, एक चीज बताइएगा जी राउत साहब, एक चीज बताइएगा कि इस साल सिंध में गन्ने की फसल कैसी हुई है? आपने अहदाफ मुकम्मल किए हैं, अहदाफ तक पहुंचे? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ इस साल जो हमारा अब तो इस साल रबी का क्रॉप लगा हुआ है, गंदम लगी है हमारे पास, इसमें हम सर्वे कर रहे हैं कि कितनी लगी है, क्या हमने प्रोडक्शन का टारगेट दिया हुआ है, कल्टीवेशन का भी दिया हुआ है और प्रोडक्शन का भी इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पिछले साल आपको जो रबी था 19 और 20 का जो रबी था, उसमें वाहिद सूबा सिंध था जिसने अपनी प्रोडक्शन जो कास्ट थी, वो प्रोडक्शन जो टारगेट था उससे एक्सीड किया, बल्कि न फकत अचीव किया, उसको हासिल किया, बल्कि उससे ज्यादा 38 मिलियन मेट्रिक टन हमारा टारगेट था, 3.8 मिलियन मेट्रिक टन
बल्कि हमने उससे 54,000 मेट्रिक टन जो है वो जायद पैदावार हासिल की। और हमने फिर प्रोक्योरमेंट में भी आप देख लें, प्रोक्योरमेंट में भी वाहिद सूबा गंदम की जो प्रोक्योरमेंट थी उसमें भी वाहिद सूबा सिंध था जिसने 98% जो है वो प्रोक्योरमेंट का टारगेट पूरा किया, जबकि पंजाब 88% हासिल कर सका और केपी के तो कर ही नहीं पाया, उसने तो 5% किया उसने। एक चीज मुझे चलते चलते आखिरी और बता दीजिएगा राव साहब, कपास के हवाले से कपास की कीमतें भी तारीख में बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 10 साल में इतना ज्यादा रेट कभी कपास का नहीं हुआ। कपास की पैदावार भी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर ठीक नहीं हो सकी। सिंध की क्या सूरत हाल थी और कपास की तरफ रागिब कर रहे हैं आप अपने काश्तकार को? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कैंपेन्स भी चला रहे हैं, हम एफर्ट्स भी ले रहे हैं कि कपास की तरफ हम आ जाएं, क्योंकि कपास में पाकिस्तान कोई वक्त था जब खुद कफील होता था और ये पिछले 2-3 साल तो कपास के फसल के थे वो सबसे ज्यादा बदतर गुजरे हैं। इस साल तो आप अंदाजा कर लें कि मेरे ख्याल में जो हमारे पास जो 6 लाख से ज्यादा हेक्टर्स, कोई तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा हेक्टर्स हमारे पास कपास लगी हुई है इस साल, और लगी हुई थी, अब तो खैर वो फसल निकला है। और इसमें से आप अंदाज़ा कर लें कि बाज़ अजला हमारे जो थे उसमें तकरीबन 60-70% कपास का फसल जो बारिशें हुई, जो तबाही आई, फिर कैलेमिटी डिक्लेयर की, सिंध हुकूमत ने रिलीफ ऑपरेशन किया, तो उसमें 60-70% जो कपास का फसल था बाज़ अजला में, पूरी नहीं, ख़ासतौर पर जो मिडल सिंध था उसके जो अजला थे, मीरपुर खास, लोअर सिंध के उमरकोट, नवाब शाह, सांगड़ में तकरीबन 60-70% काटन को नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन हमने जब सर्वे की तो 1,44,000 हेक्टर्स जो हमारे कपास का फसल जो था वो बिल्कुल ही 100% तकरीबन आप समझ लें कि वो उसमें ख़त्म हो चुका था। और फिर काटन का में भी आप अगर देखेंगे तो यकीनन पैदावार हमारे पास पिछले कुछ सालों से सिंध में इतना फ़र्क नहीं पड़ा काटन का जितनी पैदावार हो रही है। हमने पिछले साल भी हमारी पैदावार ठीक हुई बिनस्बत, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार जो काटन की होती है, कपास की होती है, वो पंजाब में होती है। लेकिन पंजाब का एवरेज जो था वो बिल्कुल ड्रास्टिकली आप समझें कि कोई 7-8 मन तक जाके गुज़श्ता साल पहुंचा था, जबकि हमारा एवरेज उससे दुगना था। हमारा एवरेज इतना नहीं गिरा जितना पंजाब का गिरा। इसमें सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो आ रहा है सीड का, काटन सीड का मसला। हमें जो ज़्यादातर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम काटन सीड में फैसिलिटेट करें, लेकिन सीड का सारी सर्टिफिकेशन जो होती है, रजिस्ट्रेशन जो होती है, वो सारी वफाक के पास है। चले, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ों के ऊपर बात की। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मामला है गन्ने की कीमतें काश्तकार को नहीं मिल रही, काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं। शुगर मिल मालकान कहते हैं कि पंजाब का कैन कमिश्नर पंजाब में जिम्मेदार है। सिंध में क्या सूरत हाल है, इस्माइल राव साहब ने बड़ी तफसील से बताया। हमारे साथ इन तमाम मामलात पे तजिया करने के लिए मौजूद है माहिर ज़राअत हैं, तजियाकार हैं गुलाम नबी मोराई साहब। मोराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मोराई साहब, आखिर ये फसाद हर साल क्यों खड़ा होता है कि शुगर मिल मालकान कहें कि जी गन्ने के रेट हम तो ठीक दे रहे हैं, गन्ने के रेट ठीक ना मिले, कोर्ट्स को बीच में आना पड़े? आखिर ये मामला है क्या? इसके पीछे आखिर असबाब क्या होते हैं? कहां पर हुकूमतों का कसूर होता है? देखिए, बात यह है भाई कि गन्ने का और गन्ने के आबादगार और शुगर मिल्स का ये झगड़ा बहुत पुराना है। अब उससे ये मैं बात करूंगा परवेज मुशर्रफ के दौर की, 2005, 6, 7 के जमाने में शुगर मिल्स मालकान या पासबा जिसको हम कहते हैं वो इतने मजबूत थे कि अपनी मनमानी करते थे। उसके बाद जब से मिलें ज़्यादा तौर पर कुछ सियासतदानों की ज़्यादा हो गई हैं सिंध में, मैं सिंध की बात करूंगा ख़ास तौर पे, उसके बाद मामला ज़रा ऐसा हो गया कि पासबा और ज़्यादा मजबूत हो गया क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इनको मिली शुगर मिल ओनर्स को। उसकी वजह से वो अपनी मर्जी से रेट फिक्स करते थे और अपनी मर्जी से करते थे। अच्छा, जिस ज़माने में गन्ना ज़्यादा है तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तो गन्ने से जमींदार बेजार होता है कि इसको निकाल के पहले गंदम लगाने की बात होती है, उसके बाद वो गन्ना निकाल के कोई और फसल करे। तो बहरहाल उस वक्त तो आबादगार जो था गन्ने का वो प्रेशर में आता था। अब इस साल बात ये है कि इस साल सूरत हाल ये है कि गन्ना इतना ज्यादा नहीं है जितनी मिले ज्यादा है सिंध में, या कृषि कैपेसिटी जिनकी ज्यादा है।
अब की सूरत हाल ये है कि मैंने आज भी एक शुगर मिल मालिक से बात की कि जब आपका होलसेल रेट 90 रुपया है शुगर मिल का किलो का, तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम है कि आप सही रेट नहीं देते हैं? 300 रुपये, 350, आपस में कंपटीशन करके 320, 350, फिर वापस चले जाते हैं 240 पे। तो ये सिंध में सूरत हाल ये है कि सिंध को एक तो एडवांटेज ये है कि यहाँ रिकवरी ज्यादा है पूरे पाकिस्तान से। लोअर सिंध और मिडिल सिंध की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल सिंध की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ है 11%, लोअर सिंध में 11% रिकवरी, पंजाब में है 99% रिकवरी। तो उस वो भी फर्क है। रिकवरी का मकसद ये कि चीनी कितनी बनती है 40 मन गन्ने से। तो अब अगर ये हमें एनालिसिस करने बैठ जाऊं तो अगर 11% हमें अगर रिकवरी है तो 4.4 kg बनता है, 4.4 kg चीनी बनती है 40 मन, 1 मन 40 किलो गन्ने से या 1 मन गन्ने से। अब आप बताएं 4.4 को आप मल्टीप्लाई करें जो चीनी का रेट है तो ये तकरीबन 400 चला जाता है। अब ये उस गन्ने के आबादगार को चलो प्रोसेसिंग कास्ट डाल दो, टैक्स काट दो, उसके बाद ये 300 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है मिल्स मालकान। अच्छा, हर चीज बढ़ गई है तो मिल्स मालकान को इस चीज का एहसास नहीं है कि वो अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर वो इस तरह ट्रीट करेंगे गन्ने के आबादगार को तो वो क्या होगा कि गन्ना और कम होता जाएगा सिंध में। उस गुज़श्ता चंद सालों से अब और कम हो गया गन्ना। अच्छा, और गन्ने से और क्या क्या बनता है? गन्ने से मोलेसिस बनते हैं जो तकरीबन 5% है, 40 रुपया पर केजी पर मान वो भी इनको मिलता है। पर मान जो मैंने जैसे कहा कि 4.4 kg चीनी बनती है तो 2 kg ये बनता है, 4 kg ये बनता है, क्योंकि 5% हो तो तो ये 2 kg ये बनता है। तो इसको अगर 20,000 रुपये टन है, 20 रुपये kg है मोलेसिस, तो वो 40 रुपये और भी इनको मिलते हैं। तो अगर ये हम करें, यानी कि सिर्फ चीनी का ताल्लुक नहीं है बल्कि और बचत भी होती है उसके खाम माल से, उसके फोक से। मोलेसिस जो अल्कोहल बनता है, या ब्राजील तो कुछ और बना रहा है जिसपे वो तो पेट्रोल बना रहा है, उस पे गैस बनाता है, एथेनॉल बना रहा है, मगर यहाँ पर ये उसकी भी कीमत नहीं बीच में लाते। इनको मोलेसिस और बगास बनता है, प्रेस्ड मड ये बेचते हैं। बात ये है कि आखिरकार ये मिलें जो पहले 5-5 टन क्रशिंग की कैपेसिटी थी, अब ये 50-50-100 पे पहुंच गई हैं। कैसे पहुंची हैं? अगर ये ऐसा मामला है, नुकसान वाला मामला है, तो ये मिलें इतनी फायदे में कैसे गई हैं? दूसरी बात ये है कि ये अभी जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है जिसमें 2-3 बातों की निशानदेही की है। एक बात ये कहा है कि जी मिडिल मैन का किरदार खत्म किया जाए। और भाई मिडिल मैन कौन है? भाई आपके अपने मिडिल मैन है, सब मिलों के मिडिल मैन है जो कि और जगह से चीनी गन्ना खरीद के इनको पहुंचाते हैं। और वो मिडिल मैन वहीं जहां पर तौल होती है बैंक मशीन पे, जितनी तौल होगी उसको पेमेंट कर देता है और अच्छा रेट दे देता है। सकरंट से, पूरी सिंध से, अपर सिंध से, पंजाब से गन्ना इधर आ रहा है, लोअर सिंध में मिलों पे आ रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि इनकी 5 उंगलियां घी में हैं, मगर ये आबादगार को ट्रांसफर नहीं करते वो बेनिफिट्स, जिसकी वजह से आबादगार सिंध का आबादगार परेशान है और जिसकी वजह से गन्ने की काश्त भी कम होती जा रही है। आप ये अंदाज। अच्छा मोराई साहब, एक चीज और ये हो रही है कि हुकूमत कहती है कि हम जो है वो गन्ने के बजाय जो है वो खाम चीनी मंगवाएंगे, उसको मिल्स को देंगे, मिल्स जो है प्रोसेसिंग करके उसकी जो है रिफाइंड शुगर जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेंगी। तो अगर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर काश्तकार कहाँ जाएगा? देखिए, मैं बताऊं, मुझे तो खास तौर पे मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसीज पहले थी, चलो जी पहले तो नवाज शरीफ खुद मिल ओनर था, चलो जी आसिफ जरदारी खुद मिल ओनर था, इमरान खान तो मिल ओनर नहीं है, मगर इसके जो एडवाइजर हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज का कोई पता नहीं है। वो इस तरह है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट की शुगर करने की। हमारी 40 लाख टन हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारे लास्ट ईयर भी हमारे पास 50 लाख टन चीनी बनी थी। बात है टोटल मिसमैनेजमेंट की, होर्डर गड़बड़ करता है, स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान को। ये करने की बजाय अभी मैं बात सुन रहा था हमारे मशीर साहब की, जो इमरान खान के मशीर साहब हैं, हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। खुदा के बंदे, अव्वल
जी उसी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं टैक्स भी नहीं लेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लेंगे, बहुत मामूली सा लेंगे और चीनी इंपोर्ट फवाद करेंगे। साहब बात बड़ी सिंपल है कि आप टैक्स कुछ तो देखें ना, उसकी भी वैल्यू है ना। जो आपको लोकल इंडस्ट्री वाला टैक्स देता है, आप उसको माफ करके बाहर वाले गिरोह को बेनिफिट दें, तो ये कौन सी इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं? बात यह है कि आपके पास गन्ना भी इतना है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, आप एक्सपोर्ट का भी ना सोचो, इंपोर्ट का भी ना सोचो। आप ये देखो कि आबादगार को सही गन्ने का रेट मिले। तो ये चीनी इज नॉट अ क्राइसिस, ये क्रिएटेड क्राइसिस है, सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है, जो हुकूमत के कारिंदे भी जिसमें शामिल है और हमारे मिल ओनर्स भी इसमें शामिल है। आबादगार तो बेचारा अनपढ़ है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि उनके साथ खेल क्या खेला जा रहा है। मोराई साहब, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि दो चीजें हैं। देखें, इस वक्त जो चीनी का होलसेल रेट है वो तकरीबन 90 रुपए, 86 से 90 रुपए के दरमियान है। नंबर एक। मसला यह है कि आबादगार कहता है कि जी मुझे गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, मुझे ठीक तरीके से मेरी मेहनत की वसूली नहीं हो रही है। एक प्रॉब्लम यह आ गया। जो दूसरी तरफ जो है वो मिल ऑनर्स कहते हैं कि जी हमें चूंकि ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसलिए हम जो है वो रेट इस लेवल के इससे नीचे नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे पंजाब में भी एक डिजास्टर चल रहा है, पूरा एक इश्तिहार चला रही है जो मिल एसोसिएशन है कि जी कैन कमिश्नर की नायली की वजह से हम लोग जो है वो मारे गए। गन्ना उन्होंने क्रशिंग की इजाजत नहीं दी, लेट की, जब गन्ने की क्रशिंग की इजाजत नहीं दी तो उसमें से गन्ना पड़े पड़े सूख गया। इस तरह के और भी बहुत सारे मामला है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वो चला रहे हैं। एक आम आदमी ये समझना चाहता है किसकी नायली है, कहां पर नायली है कि लोगों को चीनी महंगी मिलती है, काश्तकार भी रो रहा है और चीनी खरीदने वाला भी रो रहा है। आखिर फायदा किसको हो रहा है? सिंध फैक्ट्रीज एक्ट के तहत पहले यही मिलें 16 अक्टूबर से शुरू होती थी। फिर जब इनकी मनमानी हो गई शुगर मिल्स की, तो इन्होंने इसको डिले करके दिसंबर तक ले गए। इस साल नवंबर में क्रशिंग शुरू हुई है, फिर भी लेट हुई है। मगर ये क्रशिंग तब शुरू करते हैं हमेशा उसको लेट करके जब रिकवरी बढ़ जाए, ताकि इनको फायदा ज्यादा हो जाए। जैसे सर्दी ज्यादा होती है वैसे रिकवरी ज्यादा होती है गन्ने की, और शुरू में अक्टूबर में रिकवरी कम होती है। तो अपनी मर्जी से ये मिले चलाते हैं। कोई किसी कैन कमिश्नर की नहीं चलती, क्योंकि ये सब मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, सियासतदानों की मिले हैं तकरीबन पाकिस्तान में। इनसे कोई टक्कर ले नहीं सकता। एक 19 ग्रेड का कैन कमिश्नर क्या टक्कर लेगा? मगर ये पंजाब के कैन कमिश्नर की बात करें, सिंध के कैन कमिश्नर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात ये है कि पासवा में भी जो बात है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का टक्कर है, उसमें भी ये बात आ जाती है कि शिफ्ट करो पंजाब की तरफ, और सिंध में सब ठीक चल रहा है। सिंध में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। सिंध में चूंकि हमारे अब पहले टोटल 35 शुगर मिले हैं, जिसमें 17-18 तो सियासतदानों की है, इससे भी ज्यादा। तो वो बड़ा एलिमेंट है जो मिल ओनर्स को, जो दूसरे मिल ओनर से उनको फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि पावर में पॉलिटिशियन होता है। बिल्कुल ठीक। तो बुराई साहब, इसमें फायदा कौन उठाता है? चीनी की ज्यादा कीमत के अंदर फायदा कौन उठाता है? एक तो इस्तेहसाल हो रहा है काश्तकार का, दूसरी जानिब इस्तेहसाल हो रहा है खरीदार का, यानी खरीदार से मुराद आवाम जो महंगी चीनी खरीद रही है। मिल ऑनर कमा रहा है, बीच में हुकूमत की नायल पॉलिसियां लीक करवा रही है सारे पैसे को, मिडल मैन कमा रहा है, मार्केट के अंदर जखीरा अंदोजी हो रही है। चीनी आखिर महंगी किस मैकेनिज्म की वजह से होती है? चीनी बड़ी सिंपल बात है कि मिल ओनर तो चलो जी चीनी बनाता है फायदा करके, होल्डर ले जाता है। एक होल्डर जो है, जो होल्डिंग करता है, इस मुल्क का कानून ही कोई नहीं है कि उसको कोई पकड़ सके। या तो वो इन्फ्लुएंशियल है, तो होर्डिंग भी, और दूसरी हुकूमत की पॉलिसीज बड़ी कमजोर है। आप देखें कि लोहा जो है 4 महीने 5 महीने पहले 112-115 रुपए का मिलता था किलो, अब 140 का हो गया है। भाई उधर क्या इनकलाब आ गया, क्या हो गया? डॉलर का रेट जब वही है, अगर इंपोर्ट होता है खाम माल, तो उसका रेट नहीं बढ़ा है, आपने कैसे कर दिया? सीमेंट की बोरी बढ़ गई, क्या मट्टी की कीमत बढ़ गई? बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के पास तजर्बेकार लोग नहीं हैं, और वो लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी से कोई इल्म नहीं है, उनका कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है। उसके बाद होर्डिंग है, और जो मैंने तीसरा कहा कि हमारा जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होती है, जो स्मगलिंग होती है, वो नुकसान दे रही है।
अच्छा, एक चीज मुझे मोराई साहब और समझाइएगा भी, बताइएगा भी। एक बहरान आता है इस दफा जो हम देख रहे हैं कि भुट्टी के रेट यानी कि जो कपास है उसके रेट जो है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, और एक तरफ हम दावा करते हैं कि जी हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ रही है, उसको बहुत बढ़ाना है, ऑर्डर्स बहुत आ गए हैं, दुनिया भर से कैंसिल होके आ गए हैं। आखिर काश्तकार भुट्टी की काश्त की तरफ यानी कि कपास की काश्त की तरफ क्यों नहीं जाता? क्या उसको रेट ठीक नहीं मिलते? और ये रेट अभी अचानक बढ़ने की वजह क्या है? मैं आपको बताऊं, बात की है कि भुट्टी यहाँ बहुत ज्यादा होती थी, सिंध में भी और साउदर्न पंजाब में भी। वो गन्ने पे इसलिए लोग शिफ्ट कर गए। एक तो हमारी रिसर्च कोई नहीं हुई, सीड डेवलपमेंट पे कोई रिसर्च नहीं हुई, और मुल्कों में सीड डेवलपमेंट पे रिसर्च होती है, वो रिसर्च कोई नहीं। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है उसका डीजी मेरा दोस्त था, मैं उसके पास खाने भी चला गया, तो वो मुझे कहने लगा, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा कि मेरी 52 करोड़ बजट है और मेरी 45 करोड़ जो है वो तनख्वाहें हैं, फिर भी मुझे मिनिस्टर कहता है यार मुझे तो तुम देते नहीं हो। तो ये अगर सोचो, आप रिसर्च पे बिल्कुल ही अलोकेशन न करें, आप कोई डेवलपमेंट पे कोई अलोकेशन न करें, तो और करप्शन बेतहाशा हो सूबों में या इवन मरकज में पहले तो था। तो बहरहाल ये मैं बताऊं आपको, हमने काटन का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश एक बेल नहीं बनाता, मगर बांग्लादेश काटन को वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, पानी दिया है, जमीन दी है फर्स्ट क्लास, मगर हमारी हुकूमत के पास कोई इंसेंटिव्स नहीं है कि बंदे शिफ्ट कर जाए गन्ने से या और। देखिए गन्ने में एक और भी नुकसान है बड़ा, गन्ने में पानी बहुत चाहिए, जो कि हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पानी की कमी होती जा रही है। भुट्टी के लिए हमारे पास अगर सीड हो अच्छा और हमें सपोर्ट हो। मैं इंग्लैंड से मैंने MBA की, तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि आई वुड लाइक टू सी दी एग्रीकल्चर ऑफ दी UK, तो मुझे ले गए एक जगह पे डायरेक्टर साहब वहाँ के, मुझे दिखाया कि ये देखें जी हम तो इस तरह करते हैं कि इस बंदे ने 1000 दरख्त लगाए, ट्रीज लगा दिए, हमने पेमेंट कर दी इतनी, नेक्स्ट ईयर आएंगे जो दरख्त जल गए या मर गए उनको छोड़ के जितने बाकी हैं हम उनको एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो मैंने उसको कहा आपको क्या फायदा है? उसने कहा आखिरकार सब कुछ इसी आबादगार का होगा, हमें फायदा ये है कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है और इस आबाद और ये दरख्त जैसे बढ़ेंगे हमारे पास टिम्बर मौजूद हो जाएगा। हम इस तरह करते हैं। आप देखिए सेंट्रल पंजाब है, वहां गन्ना हो रहा है ज्यादा, ये 2007 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, रिकवरी भी 50%, यील्ड भी 50%। वहां उन आबादगारों को आप इंसेंटिव दें, आप उधर उनको कहो भाई आप सिट्रस लगाओ और चीजें लगाओ जो उस इलाके की हैं जहां जो ज्यादा सर्दी में सस्टेन करती हैं। अब तक कहां जाके हमारा मुल्क पहुंचेगा? मुल्क का आज तक, इमरान खान को 2.5 साल हुए हैं, इस मुल्क में आज तक एग्रीकल्चर पे कोई एक सेमिनार हुआ है? यानी कि ज़राई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है कि जो ये डिसाइड करे कि क्या मुल्क के लिए बेहतर है, क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए। काश्तकार का जो दिल चाहता है, जो उसको रेट लगता है कि ठीक मिल जाएगा, वो लगा देता है। मोराई साहब इसी तरीके से हो रहा है। देखिए मैं बताऊं, आपका जो काश्तकार है, आपका लिटरेसी रेट क्या है? आपके अगर सही माना में देखेंगे लिटरेसी रेट तो ही नहीं, उस काश्तकार को बेचारे को इल्म ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैंने कभी कभी प्याज को प्लोइंग करके खत्म कर दिया कि रेट नहीं मिल रहा है। मैंने कभी आप अंदाजा करें कि 3 महीने पहले प्याज की ट्रक 6 लाख में जा रही थी और उसके बाद अभी 1.5 लाख में जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट जब होनी थी एक्सपोर्ट बंद कर दी। जब एक्सपोर्ट खोली तो इतना जो एक्सपोर्टर्स ने इतनी प्याज खरीद के रखी हुई थी वो उनकी जहां पहुंची मंजिल पे वो खराब हो गई। कोई प्लानिंग नहीं है। कुदरत ने इस मुल्क को बहुत नवाजा है, मगर हुक्मरान जो है वो आपस में एक दूसरे को लगे हुए हैं, इन चीजों को कोई ध्यान नहीं है। आप देखें एग्रीकल्चर चले बहुत शुक्रिया मोराई साहब। फिर तफसील से आपसे जो है वो जरूर ज़रूरी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे पास वक्त महदूद है। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद आगे की तरफ। साहब सिंध आबादगार बोर्ड की तर्जुमानी करेंगे, उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है। आबादगार भी परेशान है, जो चीनी खरीदने वाला यूजर है यानी कि जो एक आम आदमी है वो भी परेशान है। आखिर मामला है कहाँ पर खराबी ऐसी आती है कि जिसकी वजह से चीनी लोगों की पहुंच से दूर होती है, न सिर्फ दूर होती है बल्कि महंगे दामों खरीदने भी पड़ती है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, काश्तकार अपनी जगह रोता हुआ नजर आता है,
जो मिल ओनर है उससे पूछें तो वो कहता है बचत नहीं है, अब इस कारोबार को छोड़ देना चाहिए। जब आप एक आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि चीनी के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे आंख खोले तो कुछ और रेट होता है। ये सारे के सारे लोग ही अगर ना खुश हैं तो इस ट्रेड में प्रॉब्लम किधर है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि मेरे ख्याल में कि ये कंज्यूमर का हक है कहना कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो ये बात अपनी जगह पे एक तफ्तीश की है। अब आजकल जो ये कहा जा रहा है 100% बात ये कही जा रही है कि गन्ने की कीमत की वजह से ये हुआ है, तो आपके नाजरीन के लिए एक मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं। 2 साल पहले गन्ने की कीमत थी 182 रुपये, जो बड़ी खुशी से उन्होंने दी, हमें नाकाबिल कबूल थी लेकिन वो उन्होंने दी। और चीनी की कीमत थी 55-60 रुपये, ठीक है। तो एक मन गन्ना जब आप क्रश करते हैं उसमें 4 किलो चीनी निकलती है, ये इनका मौकफ है। हम कहते हैं ज़्यादा निकलती है, वो कहते हैं 4 किलो चीनी निकलती है, 10% रिकवरी। काफ़ी शुगर मिले जिनकी 11.5 भी है, लेकिन हम कह रहे हैं 10%। इसका मतलब 4 किलो चीनी बनती है। अगर 50 रुपये मन गन्ना बढ़े तो उसका जाके इम्पैक्ट पड़ता है 11 से 12 रुपये पर किलो की चीनी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 182 में 55 रुपए की चीनी बिक रही थी तो आज आप उसमें हिसाब कर लें तो कितने पैसे बढ़ाएंगे? 24 रुपए। अगर आप ये कहें कि 100 रुपया गन्ना बढ़ा है, अगर 100 रुपया गन्ना बढ़े, 182 का नहीं 282 का आप लगा लें, तो भी चीनी की कीमत तो बढ़नी चाहिए 22-23 रुपए। बाकी चीजें हम नहीं करते हैं, ये मैं इनका जो मौकूफ है उनके हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा चीनी के अलावा उसमें से मोलासेस निकलता है जिसको शीरा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से एथेनॉल बनती है। फिर बगास होता है जिससे बिजली बनती है, जो कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनती है और वो नेशनल ग्रिड को दे भी रहे हैं, जिसके लिए टैरिफ भी मिलता है। ये कार्डबोर्ड और चिपबोर्ड की वो चीजें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनको भी हटा दें। अगर ये कहें कि 100% कॉस्ट है तो भी ये थोड़ी बात समझ से बाहर है कि जब आप कोरिलेट करते हैं चीनी और उसको गन्ने को। अगर आप, क्योंकि वक्त नहीं है वरना मैं पिछले सालों की आपको मिसाल दे दूं, अब जो पुरानी नहीं 18-19 से लेके अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, 2 और 2 4 बनेंगे नहीं। हमारी नज़र में इस वक्त चीनी की कीमत में जो इंक्रीज है ये स्पेकुलेटिव है। जिस तरह से गन्ने की कीमत को भी बढ़ाया जा रहा है, मैं वो भी कह रहा हूं कि स्पेकुलेटिव है, और वो इसलिए स्पेकुलेटिव है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। किसका मुनाफा बनता है? शुगर मिल का मुनाफा बनता है, बीच में किसी फर्द का मुनाफा बनता है, कौन मुनाफा बना रहा है? देखिए, ये इंडस्ट्री जो इस वक्त है ना, वो है कोई 390-400 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। कभी 450 की होती, कभी 350 अरब रुपए की। उसका कंट्रोल है 60-65 लोगों के पास। ठीक है। एक साल के अंदर आप इतना टर्नओवर करते हैं आप चीनी का, तो जाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा कर सकते तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, वो सारे आपको इसमें आ जाते हैं। तो आपको 3 चीज़ें नजर आएंगी। अगर आपको कोई चौथी चीज़ नजर आए तो मुझे भी बता दें। एक, या आपको बहुत सरकार हैवी सब्सिडी देती हुई नजर आएगी। पिछले 3 से 4 सालों में कोई 25 से 30 अरब रुपए सब्सिडी दी गई है, डायरेक्ट सब्सिडी टू शुगर मिल। या आपको ग्रोवर्स रस्तों पे नजर आएंगे, कोर्ट कचहरियों में नजर आएंगे। 2015-16-17 में हम रोडों पे भी थे, रस्ते में भी थे, कोर्टों में भी थे, कोर्टों में भी जा रहे थे। तीसरी चीज आपको क्या नजर आएगी, यहाँ चीनी की कीमत एकदम 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए हो जाएगी। ये पिछले 15, 20, 25 साल की कहानी। अगर इसके अलावा चौथी कोई चीज आपको नजर आई हो तो आप मुझे बता दें कि नहीं। अच्छा, काश्तकार से लेके कि काश्तकार भी खुश रहे, मिल ओनर को भी फायदा हो जाए, उसने मिल पैसे कमाने के लिए लगाई है, और एक आम आदमी को जो चीनी की कीमत है वो उतनी मिल सके कि जो उसकी रैशनल कीमत बनती है मार्केट के हिसाब से। इस सारे मैकेनिज्म को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका जी सबसे पहले जिसको वो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप डीरेगुलेट कर दें, लेकिन डीरेगुलेशन की वो ये बात करते हैं कि आप खुला छोड़ दें कि जितने में हम चाहें गन्ना खरीदें, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म निकाल दें। तो फिर क्या होगा, कार्टेलाइजेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो फिर गन्ने वालों की सुनेगा कौन अगर डीरेगुलेशन। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में है, थाईलैंड में है, हिंदुस्तान के एक सूबे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा क्रशिंग यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े क्रशिंग यूनिट्स हैं। बहुत ज्यादा गुड़ बनाया जाता है, बड़ा ऑटोमेटेड तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास अलावा KPK के हमारे पास गुड़ नहीं बनता? आज भी गुड़ 150 रुपए में। कोई 2 साल पहले के मुझे फिगर्स याद हैं, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर था गुड़ का। क्यों नहीं हम यहाँ पे गुड़ बना रहे जो कि सेहत के लिए भी बेहतर है? क्यों हमारे पास छोटी और मुतवसत तबके की शुगर मिलें नहीं है? उसकी वजह यह है कि
हमारे पास जो सिस्टम बनाया गया है, एक तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में कुछ चीजें और फिर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल्स रखे गए हैं जिसकी वजह से छोटी शुगर मिल्स और छोटे गुड़ के कारखानों को लाने की इजाजत नहीं दी जाती। आप ये कहते हैं कार्टेल बन जाता है, एक माफिया बन जाता है, फिर दूसरों एक को आपका जाने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया, उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आप काश्तकार को कहेंगे ना तो काश्तकार है भाई मेरे 500 में ले लो, वो करेगा क्या? वो तो 3-4 में जब शाह साहब जब हुकूमतें जो है वो शुगर मिलों के जरिए बनती हों, शुगर इंडस्ट्री की वजह से हुकूमतें बनती हों, उनके पैसे की वजह से हुकूमतें बनती हैं, तो आपको लगता है कि ये कार्टेल टूटेगा कभी कभी जो है वो इस तरफ हम जाएंगे कि कोई चीज जो है वो मेरिट के ऊपर होगी? देखिए आज भी जो इश्तिहार आ रहे हैं, जो खत लिखा गया है पासमा की तरफ से, मैं उसमें से एज ए लेमैन सवाल पूछता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई केन कमीशन ऑफ पंजाब ने हमारे ऊपर जुल्म करके 3 लाख टन चीनी कम पैदा करवाई। फिर वो ये भी कह रहे हैं, साथों साथ कह रहे हैं, उसी खत में कह रहे हैं कि हमारी सक्रोस रिकवरी इस साल ही कम रही है पिछले साल से। तो भाई आप ये बताएं कि ये केन कमिश्नर को आप कॉर्नर करने के लिए कर रहे हैं या आप ये वैसे ही आपके पास सक्रोस रिकवरी कम आ रही है? फिर देखिए सिंध में तो लॉ तब्दील नहीं हुआ ना, शुगर मिले तो सिंध में 26-27 अक्टूबर को चल गई। नोटिफिकेशन सरकार का तो 20 नवंबर के भी बाद आया है। किसने कहा शुगर मिलों को चलाएं? अगर पंजाब की शुगर मिलें नहीं चलती, आज भी पंजाब की शुगर मिलें चलने के बाद भी गन्ना पंजाब से सिंध आ रहा है। अगर वो पंजाब वाले नहीं चलाते तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गन्ना आता। ये बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है? तो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, कौन कहां पर इसको ठीक करेगा? देखिए इसमें कुछ मामला सूबाई सरकार के भी हैं, कुछ मामला वफाकी सरकार के भी हैं। ज़राअत 100% इस वक्त 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास है। जो कॉमर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस वक्त वफाक के पास है। काफ़ी पॉलिसियाँ उनके पास है, काफ़ी इनके पास। आपको बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आएगा। प्रोविंसेस एक दूसरे को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे, वो तैयार हैं कि भले कंज्यूमर आ जाए, भले बाहर आके वो महंगी चीज़ें खरीदें, उनको कोई पूछने वाला ना हो, अगर वो किसी अपोजिट साइड को बदनाम कर सकता है। तो जब तक ये फीलिंग नहीं निकलेगी, आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा, आप समझते होती रहेगी इन मामलात के ऊपर भी जो खालिस पॉलिसी इश्यूज हैं, तो उस वक्त तक जो है वो नाज़रीन मसला हल नहीं होगा। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये थी कि इस मसले को कम से कम मेरिट के ऊपर समझ सकें कि आखिर मसला क्या है और उसका हल क्या है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।